स्वागत और नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बजट 2022-23 के लिए। यूनियन बजट है। दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला ये वीडियो। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। पॉलिटी में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में बजट का जिक्र मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से इस शब्द का उल्लेख मिलता है। बजट जो शब्द है वो साधारण बोलचाल भाषा का शब्द है। तो बजट का शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसके तहत सरकार आने वाली साल के लिए पूरा लेखा जोखा तैयार करती है, अनुमान लगाती है और उसी को हम बजट बोलते हैं। तो अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एक बहुत क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, पहली बार बजट कब पेश किया गया था। तो 7 अप्रैल 1860 को भारत में बजट पेश किया गया था। उस समय स्कॉटिश अर्थशास्त्री और नेता थे जेम्स विल्सन। उन्होंने पहली बार भारत में बजट पेश किया था 1860 में, और जेम्स विल्सन को ही भारतीय बजट का संस्थापक भी कहते हैं। तो ये बात रही कुछ बजट के बारे में। अब आते हैं अपने वर्तमान समय में। तो हमारी वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। इनका अगर बजट देखा जाए तो इनका चौथा ये बजट है जो इस बार इन्होंने 2022-23 के लिए पेश किया है। महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा पेपरलेस बजट है ये। आपको पता होगा पिछला बजट भी पेपरलेस पेश किया गया था और ये वाला बजट भी पेपरलेस है। तो सेकंड पेपरलेस बजट है 2022-23 का। और इसी के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया है। इसी केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप से आप इस बजट को पढ़ भी सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी यहाँ से आपको डाउनलोड करने मिल जाएगी। तो अब देखते हैं हम बजट की खास बातें एक नज़र में, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा बजट के बारे में। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें 4 प्राथमिकताओं का जिक्र किया गया है इस बार के बजट में। जैसे पिछली बार 6 स्तंभों की बात थी, इस बार 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं सरकार के द्वारा। तो इन 4 प्राथमिकताओं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है इन चारों ही प्राथमिकताओं को। पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास, दूसरी है उत्पादकता बढ़ाना, तीसरी है ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन और चौथी है निवेश को बढ़ावा देना। तो समावेशी विकास है पहली, ध्यान रखिएगा। दूसरी है उत्पादकता, तीसरी है ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन और चौथी है निवेश को बढ़ावा देना। ये चारों प्राथमिकताएं आपको रटी होनी चाहिए। इसी के आधार पर इस बजट को तैयार किया गया है। ठीक है, केंद्रीय बजट में ये जो बजट हम पढ़ रहे हैं इसमें अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है और इसी के आधार पे ये बजट पेश किया गया है। मतलब आगे जो आने वाले 25 साल हैं उनका एक खाका, एक ब्लूप्रिंट इसमें निर्धारित किया गया है। 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया है इसी बजट के माध्यम से और सरकार के माध्यम से। तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष ध्यान रखिएगा 2022-23 महत्वपूर्ण है। 2022-23 में विकास दर का अनुमान जो है वो 9.2% है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास दर क्या रहने के अनुमान है। तो 9.2% अनुमान हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आगामी वित्त वर्ष का अंदेशा होता है। अनुमान लगाया जाता है कि अगर चीज़ें सही अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गई तो विकास दर 9.2% के आसपास रहेगी। हालांकि ये कम ज़्यादा होता रहता है। तो विकास दर का अनुमान कितना है, 9.2%। ध्यान रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है उसके तहत 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया है। और सरकार कुछ देख रही है कि इस बार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कितना, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 268 गीगावाट के आसपास, अभी हम इसको देखेंगे आगे, गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। PLI के तहत 19,500 करोड़ रुपए का इसमें अतिरिक्त आवंटन सरकार करेगी। अभी इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो यही जिसका बजट देख रहे हैं इसमें वित्तीय घाटा का जो लक्ष्य रखा गया है यानी राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है सरकार का, 6.4%। ये दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो आपको 9.2 याद रखना है जो सरकार मान रही है कि जो आर्थिक समृद्धि की दर रहेगी वो 9.2% रहेगी और राजकोषीय घाटा जो है वो 6.4% रहेगा। जब हम राजकोषीय घाटा अभी पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा राजकोषीय घाटा क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ हम यहाँ एक खाका तैयार कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ लगभग ये इंग्लिश मीडियम के जो टीचर्स होते हैं वो ये चीज़ें करते हैं कि वो सारी भाषा, सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में डिस्कस करते हैं तो समझने में दिक्कतें आती हैं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। उसी के लिए मैं हूं, अब चिंता मत करिए, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो राजकोषीय घाटा 6.4 है।
अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें यानी 21-22 की बात करें तो जो राजकोषीय घाटा था उसका लक्ष्य रखा गया था 6.9%। इस बार उसको कम किया गया है, 6.4 के आसपास रखा गया है। तो आपको दोनों पता होने चाहिए कि 21-22 का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सरकार का 6.9% था। कल जब हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये जो पूर्वानुमान थे 9.2 के आसपास थे, लेकिन सरकार कह रही थी हम 6.9 के अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो इस बार 6.4 है, ये आपको ध्यान रखना है। और सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार का अनुमान है कि सरकार फाइनेंशियल ईयर 26 तक यानी 25-26 तक सरकार जो अपना वित्तीय घाटा है, जो राजकोषीय घाटा है, उसको 4.5% तक लेके आना चाहती है। तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष का जो 2022-23 का वित्तीय घाटा है या राजकोषीय घाटा है वो 6.4% के आसपास रहना चाहिए। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा तीनों बातें कि पिछले साल का कितना था 6.9, इस साल का कितना है 6.4 और 25-26 तक सरकार का क्या अनुमान है, कितना रखना चाहती है सरकार, तो 4.5%। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। राजकोषीय घाटा क्या होता है अभी आगे देख लेंगे, परेशान मत होइए। केंद्रीय बजट में 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। पूंजीगत व्यय को भी मैं आगे समझा सकता हूं, लेकिन यहां भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। पूंजीगत व्यय वो व्यय होता है दोस्तों जिससे सरकार की या तो परिसंपत्तियों का सृजन होता है या फिर देनदारी कम हो जाती है। दोनों बातें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर सरकार की देनदारी कम हो गई या फिर सरकार की एसेट बढ़ गई तो उसको पूंजीगत व्यय बोला जाता है। 7.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने का प्रावधान है। 2022-23 में ये जीडीपी का कुल 2.9% है। काफी महत्वपूर्ण बात है, दोनों बातें याद रखनी है, कितना पूंजीगत व्यय सरकार करना चाहती है और ये टोटल जो जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत है। तो 2.9% है और 7.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए देश स्टैक ई पोर्टल शुरू किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है देश स्टैक ई पोर्टल, नाम याद रखिएगा। जो नए पोर्टल या नई स्कीम होती है उनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए क्या पोर्टल शुरू किया जाएगा? देश स्टैक ई पोर्टल। महत्वपूर्ण है, जितना भी लाल कलर में उसको रट लेना, नोट्स बना लो इसके चाहे तो। ठीक है, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ऐसा सरकार ने बोला है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सरकार ध्यान दे रही है, तो 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें पिछड़े जिलों के विकास पर भी जोर दिया जाएगा, जो उधर नॉर्थ ईस्ट के पिछड़े हुए जिले हैं। तो 1500 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, ध्यान रखना है। पीएम आवास योजना के लिए बड़ी घोषणा की गई है कि 80 लाख घर बनाए जाएंगे। अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा, अभी आप ध्यान रखिए। पीएम आवास योजना के लिए कितने घर बनाने की बात की गई है? 80 लाख घर बनाए जाएंगे। राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार क्या करेगी कि जो लोग जिनके पास घर नहीं है, जो वंचित हैं, उनके लिए योजना बना के 80 लाख घर ये बनाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत है, ध्यान रखिएगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, याद रखिएगा, केन बेतवा के लिए। ठीक है, 400 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन होगा अगले 3 साल में, यानी 400 वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा, चलाया जाएगा अगले 3 साल में। तो ये महत्वपूर्ण है, 400 वंदे भारत ट्रेनें। आपसे पूछ सकता है सीधे सीधे कितनी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा, तो अगले 3 साल में 400 ट्रेनें। पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे के गुड सेक्टर का विस्तार होगा। पीपीपी मॉडल आप जानते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो रेलवे का गुड सेक्टर है उसका विस्तार पीपीपी मॉडल के जरिए ही होगा। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होगी। 750 नई ई लैब्स बनाई जाएंगी और इनके जरिए टेस्टिंग पर जोर होगा। तो जब से कोविड आया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार थोड़ा ज़्यादा ही जागरूक रही है, ये अच्छी बात है। तो 750 नई ई लैब्स बनाई जाएंगी। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जो खास बातें सर्वे की, इनसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग मेरे से पहले जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि आपको लाइन टू लाइन चीज़ें मिलें, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन सीधे ही बनता है। ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। इस साल से चिप लगे पासपोर्ट आ जाएंगे, यानी अब पासपोर्ट ई चिप जो सीधे हैं, ऑनलाइन होगा सारी चीजें। ई पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की सुविधा इसी साल से शुरू हो जाएगी, यानी 2022-23 से। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा ये चीज। रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लाने वाला है 2022-23 में, और इसका नाम डिजिटल रुपया होगा। बहुत महत्वपूर्ण है क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्योंकि डिजिटल करेंसी भारत अपना, वो भी आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अपनी डिजिटल करेंसी लाने वाला है। डिजिटल रुपया इसका नाम होगा। अभी हम आगे भी देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी से जो लोग पैसा कमा रहे थे, अब उस पर 30% का टैक्स लगेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ये पढ़ना। डिजिटल रुपया याद रखिएगा, डिजिटल
करेंसी का नाम होगा जो आरबीआई लेके आएगा। ठीक है, अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ। 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंधन किया जाएगा। ऐसा बोला गया है कि सरकार 60 लाख नई नौकरी देने वाली है। आपको मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया है। तो आप ये जानते हैं कि वर्तमान सरकार का ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, नाम बदल के 2.0 3.0 किया जाता है। तो मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0। पोषण 2.0 पहले से ही चल रहा है, इसको फिर से जिक्र किया गया है। तो वही है कि पुरानी खाल को नया खाल उड़ा दिया गया है। आप हालांकि अब इनको मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 को ध्यान रखिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि अब इनको फिर से एक बार दूसरे कपड़े पहना दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। छात्रों के लिए ई विद्या योजना, ये महत्वपूर्ण है, ये नई है। छात्रों के लिए ई विद्या योजना शुरू की जाएगी, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट शुरू की जाएंगी। ये जो आपका ये पोस्ट ऑफिस होता है उसके माध्यम से सरकार इसको करेगी। अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे। ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। 1500 करोड़ रुपए ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस बार देने वाली है। एलआईसी के लिए आईपीओ आ रहा है। पीएम गति शक्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। ये दोनों चीजें हैं, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा और एलआईसी के लिए आईपीओ, यानी आईपीओ बोले तो अब इसमें शेयर को भी लोग इसमें निवेश कर पाएंगे, एफडीआई इसमें आ पाएगा। तो एलआईसी का आईपीओ जल्द लाने वाली है सरकार। भुगतान में देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे। अब हर भुगतान के लिए ऑनलाइन बिल प्रणाली लाई जाएगी। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन बनने जैसा कुछ नहीं है, बट आप याद रखिएगा 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन जो गारंटी योजना ये शुरू की गई थी कोविड के समय में, कि जो मध्यम या मझोले वर्ग के जो या छोटे जो उद्योग हैं उनको क्रेडिट दे रही थी सरकार। अब उस क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि इसको अगले 1 साल के लिए और लागू किया जाता रहेगा। मानसिक समस्याओं के लिए, क्योंकि कोविड के समय में लगातार युवाओं को या फिर वृद्धों को या फिर बच्चों को मानसिक समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उस मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू कर रही है सरकार। बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक समस्याओं को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता रहा है भारत में, लेकिन नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए भारत सरकार का ध्यान इस ओर जा रहा है। तो हो सकता है कि हम मानसिक जो विकार हैं, मानसिक अवसाद से उबरने में लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये महत्वपूर्ण है, एक ध्यान रखिएगा। 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़ाई जाएगी 25,000 किलोमीटर, महत्वपूर्ण है। किसे 22-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाने का लक्ष्य है। कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा और कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया जाएगा। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स की यहाँ पे बात हो रही है। पूछ सकता है सीधे सीधे कि कॉर्पोरेट टैक्स को और सरचार्ज को कितना कम किया जा रहा है। तो कॉर्पोरेट टैक्स को 18 से घटाकर 15% करने का ऐलान है सरकार का। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वर्चुअल डिजिटल असेट यानी क्रिप्टो करेंसी से जो आमदनी हो रही थी, जो लोग अभी तक आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी खरीदते थे, उस पे फिर जब वो रेट बढ़ जाता था तो उसको बेच देते थे, तो उससे बहुत पैसा कमाया है लोगों ने। तो अब इस पे 30% टैक्स लगेगा और इसके अलावा वर्चुअल करेंसी पर 1% टीडीएस भी लगेगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वर्चुअल डिजिटल असेट यानी क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है। 30% टैक्स लगेगा उससे की गई आमदनी पे और 1% टीडीएस कटेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आप इसको भी याद रखिएगा कि आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी लाने वाली है, जिसका नाम होगा डिजिटल रुपया, नाम होगा, ध्यान रखिएगा। दोनों बात महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ब्लू और रेड किया हुआ है। सरकार ने कहा है कि टैक्स फाइलिंग में जो गलतियां हो रही हैं लोगों से, उनको सुधारने के लिए 2 साल का मौका दिया जाएगा। एक जो बात है जो आम आदमी बहुत ध्यान रखता है, आयकर स्लैब में कोई छूट नहीं है। पिछली साल की जो आयकर स्लैब है वही जारी रहेगी, तो आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। इस बार आयकर में कोई छूट नहीं है, सरकार के द्वारा आयकर को सेम का सेम बना के रखा गया है। कैपेक्स में 35.4% की बढ़ोतरी होगी, कैपेक्स को बढ़ा दिया गया है। ठीक है,
स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट को जो 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। जो लोग स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, स्टार्टअप लोग कर रहे हैं, तो टैक्स छूट 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। यानी अगले 1 साल के लिए स्टार्टअप पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा सरकार के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, बस आयकर को अगर छोड़ दें तो सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन जो मीडियम वर्ग की फैमिली है, आयकर जो लोग है उसमें छूट चाहते हैं, लेकिन आयकर में इस बार कोई छूट नहीं दी गई है। बाकी सबको कुछ ना कुछ मिला है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जो सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, उसको नेशनल पेंशन स्कीम जो होती है, जिसको एनपीएस बोलते हैं, उसमें योगदान करने पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है। जबकि जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, वो जब नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में योगदान करते हैं तो उनको 10% की ही छूट मिलती थी। अब केंद्र सरकार ने यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये सही नहीं है। अब राज्य सरकार के जो लोग हैं वो भी अगर एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान करेंगे तो उनको भी 14% तक की टैक्स राहत मिलेगी। महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सेम कर दिया गया है एनपीएस में योगदान देने पे टैक्स रिलैक्सेशन 14%। ध्यान रखिएगा, दोनों, ये बात महत्वपूर्ण है। हो सकता है स्टेट एग्जाम में अब इसको पूछा जाए। कॉर्पोरेट सोसाइटी के बारे में आप जानते हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए मैट की दर को घटा के 15% कर दिया गया है। ये बात महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब कुछ देख लेते हैं कि अब ऐसा करने से, क्योंकि सरकार ने शुल्क कम किए हैं, एक्साइज ड्यूटी पे कुछ कम किया है, तो क्या होने वाला है। कपड़ा सस्ता हो जाएगा, चमड़े का सामान सस्ता होगा, मोबाइल चार्जर सस्ता हो जाएगा, खेती का सामान सस्ता हो जाएगा, हीरे के गहने सस्ते हो जाएंगे। कौन कौन खरीद रहा है भाई हीरा, एक आध कोई खरीदे तो इधर भी भेजना। जूते चप्पल सस्ते होंगे, विदेश से आने वाली मशीनें भी सस्ती होंगी। तो ये चीज़ें हैं जो सस्ती होने वाली हैं। अगर आपको बजट में कुछ अच्छा देखना है तो यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें सस्ती हो रही हैं। जूते चप्पल भी हो रहे हैं सस्ते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है इस बार। महत्वपूर्ण है, जनवरी तक। ठीक है, तो जनवरी में 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और ये जीएसटी शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है। इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं कि जीएसटी संग्रह अब तक, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से सबसे ज्यादा हुआ है, 1,40,986 करोड़। तो ये याद रखिएगा, सीधा अमाउंट पूछा जा सकता है। अघोषित आय पर घाटे का कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। जिन्होंने अघोषित आय है उस पर कोई सेट ऑफ सरकार देने के मूड में नहीं है। कोई अब आपको राहत नहीं मिलेगी अगर आपके पास अघोषित आय है। एनपीए से निपटने के लिए बेड बैंक का काम शुरू हो गया है। यानी जो बेड बैंक की जो अवधारणा थी कि जिन बैंकों के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए है, उनसे उस लोन को बेड बैंक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे बैलेंस शीट जो है बैंकों की वो क्लीन दिखाई देगी। तो मैंने कल आपको दिखाया भी था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पे एनपीए 8% के आसपास है, जबकि 8 से ज़्यादा था। और जबकि जो दूसरे बैंक थे, जो निजी क्षेत्र के बैंक थे, उसका 4 दशमलव समथिंग था। तो आधा था जो निजी क्षेत्र के बैंक थे। तो ये दोनों ही शेड्यूल्ड बैंक के लिए, जो सार्वजनिक और निजी हैं, उनके दोनों के लिए फायदा होगा। बेड बैंक का काम अगर शुरू हो जाता है तो बेड बैंक की अवधारणा काफी फेमस है, दूसरे देशों में अपनाई भी जा रही है। तो बेड बैंक का काम का शुरू हो गया, सरकार ने ऐसा कहा है, ध्यान रखिएगा। पीएम आवास योजना के लिए जो बड़ी घोषणा थी उसके बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं। तो पीएम आवास योजना 2022-23 में 80 लाख घरों को लोगों को घर मुहैया कराए जाएंगे। 48,000 करोड़ रुपए का इसमें जो है आवंटित किया गया है सरकार के द्वारा। अमाउंट याद रखना है, कब तक दिए जाएंगे तो 2022-23 यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में ही। और 80 लाख घर दिए जाएंगे। 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, ध्यान रखिएगा। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया। ये वही है, फिर से मैंने यहाँ पे किया क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा डीप में देखेंगे। अभी हम हेडलाइन देख रहे थे। तो मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 को क्यों लॉन्च किया जा रहा है? ताकि महिलाओं और बच्चों की योजनाओं को सक्षम तरीके से पहुंचाया जा सके ग्राउंड जीरो लेवल तक, यानी जो वंचित हैं उन लोगों तक। तो आप पोषण 2.0 जानते हैं, ये बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए होता है। मिशन वात्सल्य आप जानते हैं, बच्चों और महिलाओं के लिए होता है। मिशन शक्ति महिलाओं के लिए होता है। तो इन योजनाओं को ग्राउंड जीरो तक पहुंचाने के लिए पोषण 2.0 जैसे मिशन लॉन्च किए गए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक महत्वपूर्ण है, हर घर नल से जल जो स्कीम चल रही है, उसमें 5.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार के द्वारा किया गया है। अमाउंट और कितने लोगों तक पहुंचाया जाना है ये
सारी बातें आपको याद रखनी होती हैं बजट में। पीएम ई विद्या के जो अंतर्गत अभी हम देख रहे थे कि ई विद्या पोर्टल या ई विद्या प्रोग्राम या ई विद्या योजना शुरू की जा रही है, उसमें क्या क्या होगा, तो इसमें 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल को, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, 12 से 200 टीवी चैनलों तक इसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे हम जो स्थानीय भाषाएं हैं उस स्थानीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि आप जिस क्षेत्रीय या भाषी भाषा के लोग हैं आपको उसी भाषा में शिक्षा दी जाए, इसलिए ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। तो ई विद्या को आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर अर्बन प्लानिंग या शहरी प्लानिंग पे आए तो पुराने ढर्रे पर शहरी प्लानिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। इसके लिए संस्थानों की जरूरत है और बिल्डिंग बाई लॉज को आधुनिक बनाया जाएगा। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग को सुधारा जाएगा, इस तरीके की प्लानिंग होगी कि आवाजाही में आसानी होगी। अमृत योजना, इसे लागू करने के लिए लगाया जाएगा, यानी जो अब शहरी प्लानिंग में क्या होगा कि जो पुराने ढर्रे पे जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसको अब जो बिल्डिंग लॉज हैं, जो पुराने बिल्डिंग नियम हो गए हैं, उनको आधुनिक बनाया जाएगा। और इसको किस माध्यम से किया जाएगा, तो अमृत योजना के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। अमृत योजना का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। और सरकार इसके लिए क्या कर रही है, लोगों को जागरूक बनाने के लिए, जरूरतें पूरा करने के लिए शहरी विकास की 5 मौजूदा संस्थानों को चिन्हित करेगी और उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देगी। ध्यान रखिएगा, अमृत योजना के तहत होगा, 5 संस्थानों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। और इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिए जाने वाले संस्थानों को 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। और प्रदूषण मुक्त परिवहन के साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अर्बन प्लानिंग में ये बात ध्यान रखनी है, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अमृत योजना के तहत संस्थानों को 2500 करोड़ रुपए का फंड। ठीक है, महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए, अगर किसान भाइयों के लिए योजना देखनी हो तो किसान भाइयों के लिए 2021-22 के दौरान जो गेहूं और धान की खरीद हुई है वो 12,008 लाख मीट्रिक टन हुई है। महत्वपूर्ण है, सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने गेहूं और धान की खरीद की गई, तो 12,008 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। किसानों को एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपए दिए जाने का लक्ष्य है, रखा गया है। वो पूरा होता है कि नहीं देखेंगे। प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जाएगा। गंगा नदी के किनारे इसका पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती की जाएगी बिना रासायनिक उर्वरक के। ठीक है, किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसान एग्रीकल्चर में भी लाया जा रहा है। किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण करने, कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, किसान ड्रोन का इसमें सहारा लिया जाएगा। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा सके, लोग एग्रीकल्चर के बारे में जान सकें। किसानों को मशीन देने के लिए, नई नई सूचनाएं किसानों तक पहुंचाने के लिए डिजिटलीकरण किया जा रहा है। नाबार्ड के लिए, जिसको आप जानते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप आने के लिए वित्त पोषण के तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी आप जानते हैं नाबार्ड जो है वो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, तो वो स्टार्टअप आने के लिए वित्त पोषण करेगा और ऐसा करता ही है नाबार्ड, वित्त पोषण करता है ये रूरल एंड अर्बन, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए और कृषि के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो 44,605 करोड़ रुपए का केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है उसको भी आप कृषि के क्षेत्र से ही जोड़ के देख सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 44,605 करोड़ रुपए, शायद पीछे गलत लिखा हुआ था डाटा, आप इसको यहां सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फलों और सब्जियों के लिए अगर योजना देखें तो सरकार फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यापक पैकेज सरकार लागू करेगी, ऐसा बोला गया है। मझोले और जो छोटे उद्योग के लिए स्कोप को बढ़ावा जाएगा। यानी ये सब भाषण है, इसमें जो स्कीम जैसा कुछ नहीं है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन वही जो चली आ रही है उसी को बोला गया है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उसको हमें अगले 1 साल के लिए बढ़ाने वाले हैं। एमएसएमई क्षेत्र की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी लोग आपस में, जो बिजनेसमैन है वो, सरकार कई चीज़ों को प्रोत्साहित करेगी। इसमें मुझे को कुछ जानने जैसा कुछ नहीं लगा, सब पुरानी चीजें। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन पुराना चल रहा है। ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन शक्ति स्टार्टअप, वही मैं आपको एग्रीकल्चर में बता चुका हूं।
हाँ, अब जो बात आई है कि सौर ऊर्जा क्षमता के लिए जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें 19,500 करोड़ रुपए का क्षमता अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा पीएलआई स्कीम के द्वारा, यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत। और इसमें 280 गीगावाट सरकार का लक्ष्य है कि सरकार 280 गीगावाट लक्ष्य को प्राप्त करेगी सौर ऊर्जा क्षमता के लिए 2030 तक। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आउट समझिए, ठीक है। 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट और 19,500 करोड़ रुपए, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कितना सरकार का लक्ष्य है, तो 280 गीगावाट का सौर ऊर्जा क्षमता का 2030 तक 19,500 करोड़ रुपए सरकार इस पे आवंटन कर रही है अतिरिक्त। थर्मल पावर प्लांट में बायो पैलेट्स का इस्तेमाल होगा। कोल गैसिफिकेशन के लिए 4 प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। ये तो सब ऐसी ही बातें हैं। रक्षा खरीद बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदने पर खर्च किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है कि सरकार का जितना भी रक्षा खर्च बजट इस बार है, उसका 68% जो है सरकार घरेलू बाजार से खरीदेगी चीज़ों को, बाकी का आयात कर सकते हैं 22% का, ठीक है, 32% का। तो ये ध्यान रखना है। और पिछले वर्ष से ये 58% ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है, पिछले प्रतिशत से 58% ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। रक्षा बजट की बात हो रही है। अब हम बजट का सार देख लेते हैं, बजट एट ए ग्लांस। तो इसमें राजस्व प्राप्तियां अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अनुमान जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये करोड़ में है, तो 22,044,22, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 22,44,4,000, ये 22 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 22 लाख, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 22 लाख के आसपास जो है राजस्व प्राप्तियां हैं, ये करोड़ में है, ये आपको ध्यान रखना है। पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं 17 लाख हैं, ठीक है। आप मोटा मोटा आंकड़ा याद रखिए, सीधे सीधे अमाउंट आपसे पूछने वाला शायद नहीं है, नहीं पूछेगा। कुल प्राप्तियां अगर आप यहाँ देखें तो ये 39,44,909 है, ठीक है, याद रखिएगा। ये टोटल कुल व्यय जो है 39,44,909 है, तो बराबर ही दिखा रहा है सरकार की जो कुल प्राप्तियां और कुल व्यय को लगभग समान दिखाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। राजस्व घाटा जो है वो 3.8% है, और प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो 2.6 है, और जो हम राजकोषीय घाटे की बात कर रहे थे वो आप यहाँ पे देखेंगे 6.4 दिया हुआ है, ठीक है। ये आप यहाँ पे राजकोषीय घाटे को जरूर ध्यान रखिएगा, 6.4 है। कोई चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि नहीं है, लेकिन राजकोषीय घाटा जरूर ध्यान रखना 6.4। प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो 2.6% है, और जो राजस्व घाटा है यानी रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो 3.8 है, ठीक है। तीनों चारों बात याद रखनी है। प्राथमिक घाटा 2.8 है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। प्राथमिक घाटा 2.8, राजकोषीय घाटा 6.4, प्रभावी राजस्व घाटा 2.6, राजस्व घाटा 3.8। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा मान लीजिए सरकार के पास 100 करोड़ रुपए की कुल जो है कर की प्राप्ति हुई, और सरकार ने 110 रुपये टोटल खर्च कर दिए। तो ये जो 10 रुपये अतिरिक्त सरकार ने खर्च किए हैं, इसको सरकार कहीं से या तो ऋण लेगी या तो सरकार इसको कहीं से अनुदान लेगी। तो ये जो ऋण का बोझ है जो सरकार ने अतिरिक्त 10 रुपये खर्च किए हैं, ये राजकोषीय घाटा माना जाता है, और इसको घाटे की वित्त व्यवस्था बोला जाता है। तो ये राजकोषीय घाटा सरकार का अनुमान है कि जीडीपी के 6.4% के आसपास ये रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। अब हम ध्यान देखने वाले हैं रुपीज कम्स, यानी रुपया आता कहाँ से है। सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड यही होती है कि रुपया आता कहाँ से, सरकार जो इतना बजट दिखा रही है, सरकार का क्या अनुमान है कि पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आ रहा है इसमें, ठीक है। तो उधार और अन्य देयताएं, यहां से सरकार बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज 35 पैसे सरकार यहां से लेने वाली है। दूसरा जो है वो सरकार का निगम कर है, कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार का, इससे ज्यादा जो है सरकार का, एक मिनट, दूसरे नंबर पे है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, हाँ अब ठीक है। तो रुपीज कम्स, उधार और अन्य देयताएं, सबसे ज़्यादा सरकार उधार ले रही है। उसके बाद जीएसटी से सबसे ज़्यादा पैसा सरकार का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद निगम कर है। तो ये 3 आपको याद रखने होते हैं। आयकर भी है इसी नंबर पे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो है उधार और अन्य देयताएं, सबसे ज़्यादा रुपया सरकार को कहाँ से मिल रहा है, तो उधार सरकार ले रही है।
दूसरा है माल और सेवा कर, तो जीएसटी से दूसरे नंबर पे है। फिर इनकम टैक्स तीसरे पे है और कॉरपोरेट टैक्स भी तीसरे पे है। तो आयकर और निगम कर लगभग बराबर हैं। तो आप तीन याद रखिए, उधार और अन्य देयताएं, माल और सेवा कर, आयकर और निगम कर। सरकार का पैसा कहाँ से आने वाला है? सबसे ज्यादा उधार, दूसरे नंबर पे जीएसटी, तीसरे नंबर पे इनकम टैक्स और निगम कर। ऐसे ही पूछा जाएगा सीधे सीधे आपसे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं पैसा जाने कहाँ वाला है। तो पैसा सबसे ज्यादा सरकार कहाँ दे रही है? आप इसमें देखें तो 20 पैसा सबसे ज्यादा सरकार ब्याज अदायगी देगी, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा पैसा उधार ले रही है। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपने देखा जो अगर 1 रुपया टोटल, हम इसको 1 रुपया माने कि सरकार की आमदनी 1 रुपया है, तो उसमें 35 पैसे सरकार उधार ले रही है, ठीक है। और 16 पैसे जीएसटी से आ रहे हैं, 15 पैसे आयकर से आ रहे हैं, 15 पैसे निगम कर से आ रहे हैं। तो 35 पैसा सरकार ने उधार लिया है, तो इस उधार का ब्याज भी तो देना पड़ेगा। तो सरकार ब्याज अदायगी करेगी 20 पैसे की, ठीक है। 1 रुपया को ही हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो 20 पैसे सरकार अदायगी यहाँ पे ब्याज की अदायगी करेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखें तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है 17%, ठीक है। फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं 15%। तो आप ये तीन चीजें याद रखिएगा, पहले में ब्याज अदायगी है, फिर दूसरे नंबर पे जीएसटी में राज्यों का हिस्सा है, फिर तीसरे नंबर पे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल की स्कीम है। याद आ गया, समझ में आ गया आपको? पहले पे ब्याज अदायगी करेगी सरकार, वो वहां पैसा जाएगा। ये रुपया कहाँ जाता है हम देख रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे कर और राज्य शुल्कों में राज्यों का हिस्सा दूसरे नंबर पे, और केंद्रीय क्षेत्र की योजना तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये तीनों आपको क्रम कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हम घाटे का सार देखें तो वही जो राजकोषीय घाटा है कितना रहने वाला है? 6.4%। ये महत्वपूर्ण है, राजकोषीय घाटे से क्वेश्चन आता है। तो सरकार का राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है? 6.4। राजस्व घाटा जो है 3.8। प्रभावी राजस्व घाटा 2.6। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? जब सरकार इसमें से पिछले वर्ष का जो ब्याज अदायगी और वो दूसरी चीजें होती हैं उनको घटा देती है, तो प्रभावी राजस्व घाटा निकल के आता है, जो हमेशा कम होगा राजस्व घाटे से, ठीक है। और प्राथमिक घाटा जो है वो 2.8 है। तो आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ राजकोषीय घाटे से बनेगा। राजकोषीय घाटा 6.4 रहने वाला है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। फिस्कल डेफिसिट कितना है? 6.4 है। आप इतना बात याद रखिए, बाकी सबको भूल जाइए। अगर आप घाटे की प्रवृत्तियां पिछले सालों की तुलना में देखें तो देख रहे हैं ना, ये 2021 का जो आया था ये 9.2 हुआ था, लेकिन सरकार 6.4 मान के चल रही है इस बार का। ये आप यहाँ पे देखेंगे तो सरकार ने कितना माना है फिस्कल डेफिसिट को? 6.4। रेवेन्यू डेफिसिट 3.8, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.6 और प्राइमरी डेफिसिट 2.8, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और पिछले वर्ष का कितना था? 6.9 था, ये ध्यान रखिएगा। अब ये 6.4 है। इसमें घाटे की प्रवृत्तियों में सिर्फ आपको यही देखना है कि डिफिसिट ट्रेंड्स क्या रहे हैं। सरकार फिर भी काफी नीचे लेके आई है इसको। तो राजकोषीय घाटा 6.4 है, ठीक है। राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण के स्रोत कहाँ है, यानी सरकार कहाँ से पैसा ज्यादा ले रही है? क्योंकि राजकोषीय घाटा तो हमने देख लिया 6.4। अब सरकार इसका वित्त पोषण कैसे करेगी? तो मैंने कहा बाजार से उधार लेगी सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 11,58,719 करोड़ रुपए। कितने? 11,58,719 करोड़ रुपए जो है सरकार बाजार से उधार लेगी। अल्प बचतों के बदले मिलेगा इनको 4,25,449 करोड़ रुपए। राज्य भविष्य की निधियां मिलेंगी। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। विदेशी ऋण भी है इसमें 19,251 करोड़ रुपए। तो ये टोटल जो है यहाँ पे 16,60,444 करोड़ रुपए जो है ऋण की प्राप्ति सरकार करेगी। 16,60,444, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बजट की रूपरेखा देख लेते हैं। तो ये बजट क्या साइज है? 39.45 लाख करोड़ रुपए। ये साइज आपको पता होना चाहिए। इसमें इस जो स्कीम का एक्सपेंडिचर है 16.4 है। ट्रांसफर कर रही है सरकार वो 23.21 है। इसमें बहुत सारे ट्रांसफर हैं, आप इनको जितना डिटेल मत देखिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। बजट इस साइज का जो है 39.45% है। इसमें नेट जो टैक्स से रिसिप्ट आई है 19.35 है। कैपिटल रिसिप्ट यानी जो पूंजीगत आई है वो 17.40 है। सरकार इसका स्कीम में
दो चार खत्म खर्च करेगी और ट्रांसफर कर रही है, चाहे जीएसटी या वित्त आयोग का जो भी रूपरेखा रही हो, तो उसमें 23.21 रुपया खर्च करेगी सरकार। ठीक है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का जो अंतरण कर रही है सरकार, वो कितना कर रही है? करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण कितना है? तो ये है 8,16,649 करोड़ रुपए। ठीक है, अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदें हैं, आप इनको देखना चाहें देख लीजिए। इसका कोई इतना, ये हम जब देख रहे थे पीछे जो यहाँ पे ये देखो दिया हुआ है पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए, तो 15,900 करोड़ रुपए आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, संशोधित अनुमान। तो ये सारी चीजें हैं भाई, इसमें आप देखना चाहें वित्त आयोग के अनुदान आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। ये 1,92,108 करोड़ रुपए हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्रों के कुल अंतरण जो टोटल ट्रांसफर हुआ है स्टेट और यूटी को, अगर आप उसका ट्रेंड देखें तो ये ट्रेंड रहा 22-23 में सरकार सबसे ज्यादा ट्रांसफर करने वाली है 16.12 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये करोड़ में है, लाख करोड़ में है, तो 16.12 लाख करोड़, इससे पहले 13.89 था। तो ये सबसे ज्यादा जो है इस बार है, ये ध्यान रखिएगा 22-23 में। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण की संरचना अगर आप देखें कि कितना हो रहा है, तो फाइनेंस कमीशन का ग्रांट कितना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डेटा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपको अगर ध्यान रखना है तो देख सकते हैं। प्राप्तियां आप एक बार देख लीजिए, सरकार की प्राप्तियां कहाँ से होने वाली हैं। तो सकल कर राजस्व कितना मिलने वाला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 27,57,820 लाख जो है करोड़ रुपए, तो 27 लाख करोड़ रुपए के आसपास सकल कर राजस्व है। टैक्स रेवेन्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुल राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं, ये 22,04,422 लाख करोड़ रुपए। कर प्राप्तियों में अगर आप रुझान देखें तो सबसे ज़्यादा जो कर ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट जो है वो 10.7% ऑफ जीडीपी है। डायरेक्ट टैक्स जो मिल रहा है सरकार को वो डायरेक्ट टैक्स 5.5 है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है सरकार को वो 5.2 है। तो ये आप यहाँ पे भी इस ट्रेंड को देख सकते हैं कि सरकार का कर प्राप्ति सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रही है, तो सबसे ज़्यादा ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट से हो रही है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सिर्फ देखने के लिए है कि बजट का जो आपको आइडिया होना चाहिए। केंद्र की निवल प्राप्तियां अगर आप देखें तो नेट सेंटर्स टैक्स रेवेन्यू, जो केंद्र का जो टोटल रेवेन्यू है वहाँ सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये आप देखेंगे 19.3। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू जो गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे 2.7 है, और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है जिस पर ऋण 0.8। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो प्राप्तियां हो रही है केंद्र के का राजस्व से हो रही है। ठीक है, केंद्र का जो कर राजस्व है 19.3% प्राप्तियां हैं। ठीक है, तो भारत सरकार का व्यय आप यहाँ केंद्र का व्यय ये आप देख सकते हैं कितना है, 6,92,214 लाख करोड़ रुपए। अंतरण कितना कर रही है ये सब आप देख सकते हैं बजट में। इसका कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से कहीं नहीं पूछने वाला है। व्यय की संरचना ये आप देख सकते हैं कहाँ कितना बजट खर्च हो रहा है। व्यय की संरचना ये आप देखेंगे इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है, डिफेंस में, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट स्टेट के लिए ट्रांसफर, तो सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी हो रही है। सब्सिडी और फर्टिलाइज़र में भी काफ़ी पैसा सरकार यहाँ पे खर्च कर रही है। ये इसी का दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो। ठीक है, कितना किसका कितना परसेंट है ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस वाली में, व्यय की संरचना में। ये इसको डब्बे के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वित्त आयोग का जो ट्रांसफर है वो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में मैंने आपको बता दिया है किस राज्य का कितना हिस्सा है। जैसे जो बिहार की अगर बात करें तो 10.06%, टोटल 41% का ये बिहार को दिया जाता है। तो वही है यहाँ पे अमाउंट उसी को बताया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं अगर चाहें तो खुद से। ठीक है, तो ये प्रमुख मदों की प्रवृत्ति रही और ये बजट का महत्वपूर्ण चीज़ थी। बजट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, समझ में आया कि नहीं जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दो दोस्तों, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए मेरा प्रयत्न हमेशा रहता है कि मैं चीज़ें अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका और इकोनॉमिक सर्वे का मॉक मैं जल्दी बना दूंगा, मॉक की डिमांड आ रही है, मॉक भी मैं रेडी कर दूंगा। क्रैक नाउ स्टेट PCS वनडे एग्जाम्स फेसबुक पे मैं मॉक टेस्ट डालता हूँ, वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी क्रैक नाउ एट होम है, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में मॉक क्वेश्चन रोज वहाँ पे डालता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।